सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सब लोग। आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 4 हम देखने वाले हैं बेटा। लेक्चर नंबर 4 हम देखने वाले हैं। यस, लेक्चर नंबर 1 2 3। यस, ये तीनों लेक्चर हमारे चैनल पे आ चुके हैं। तो अभी तक आपने ये तीनों लेक्चर अगर नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ जाके ये पहले तीनों लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद आप चौथा लेक्चर देखने आ जाना। ओके, तो एचएससी बोर्ड्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स, जिसका लेक्चर नंबर 4 आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलो बेटा, बिना देरी करते हुए हम करते हैं स्टार्ट। ओके चल, तो आज के लेक्चर में हमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं दैट वाज द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। हम देखने वाले हैं हमारे SN1 और SN2 रिएक्शंस का मैकेनिज्म। मैम व्हाट इज SN1 रिएक्शन, व्हाट इज SN2 रिएक्शन, तो ये हम डिटेल में पढ़ने वाले बेटा। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, कौन से फैक्टर्स जो SN1 और SN2 रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं वो हम देखने वाले बेटा। देन हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको बोला जाता है बेटा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ओके, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जिसको बोला जाता है। तो चलो हम करते हैं स्टार्ट विथ द मैकेनिज्म ऑफ SN रिएक्शन। सो व्हाट इज SN रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा। जिस रिएक्शन में क्या होगा, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल रहा था। यस, तो दैट वाज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले एक्चुअल व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, it can be seen from the table, okay, that in the nucleophilic substitution reactions of alkyl halides the halogen atom gets detached from the carbon and new bonds is formed between that electrophilic carbon and nucleophile। वहां पे जो आपका हैलोजन प्रेजेंट था वो रिमूव हो रहा था बच्चे, और वहां पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक जो भी कार्बन है उसके साथ आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा था। अगर हम बात करें CX बॉन्ड की, है ना, तो हमें पता है जो हमारा कार्बन है उस पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और हमारा हाइड्रोजन है उस पे आएगा पार्शियली निगेटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा। यस, यानी कि यहाँ पे अटैक कर सकता है आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रॉन रीच ग्रुप। ये आपको चीज याद रखनी है बेटा। ओके, द कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हैलाइड आयन। यस, X माइनस में वो कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स दैट the two electrons constituting the original covalent bond are carried away by the halogen along with it. The halogen atom of alkyl halide therefore is called as the living group। अभी आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, जैसे कि रिएक्शन हो रही है, समझो यहाँ पे आपका X ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ तीनों ग्रुप इसको अटैच है, कार्बन ने 3 बॉन्ड बना के रखे, और इसमें आप न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हो। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा? इस कार्बन पे अटैच करेगा, इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा, है कि नहीं बोलो। और यहाँ पे आपके कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और ये 3 बॉन्ड तो रह गए। इट मीन्स आपका X जो है वो X माइनस की फॉर्म में बाहर निकल रहा है। सो व्हाट इज X माइनस इज योर लिविंग ग्रुप, यानी कि जो क्या हो रहा है बेटा? बाहर निकल रहा है। यस, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, लिविंग ग्रुप इज द ग्रुप विच लीव्स द कार्बन बाय टेकिंग अवे द बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब माइनस आया तो ये जो बॉन्ड है ना, उसके जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अपने साथ लेके आएगा, उसी वजह से उसमें माइनस चार्ज आएगा बेटा। ये चीज याद रखना हो कि the substrate undergoes two changes during SN reactions। the original CX bond undergoes heterolysis। हेट्रोलाइसिस होता है, हेट्रोलाइसिस यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन वो जो है ना एक एटम ले जाएगा और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यही यहाँ पे होता है बेटा, X जो है माइनस चार्ज अपने साथ ले जाता है। ओके,
formed between the carbon and the nucleophile using 2 electrons of the nucleophile. These changes may occur in one or more steps. The description regarding the sequence and the way in which these two changes takes place, SN reaction is called as the mechanism of SN reaction. तो इसका mechanism देखते हो. The mechanism is deduced from the results of the study of kinetics of SN reactions. टू मैकेनिज्म्स आर ऑब्जर्व. कौन से मैकेनिज्म हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए? पहला होता है आपका SN1 एंड सेकेंड वन इज दी SN2 मैकेनिज्म. ठीक है, तो अब हम डिटेल में पढ़ने वाले बेटा SN2 एंड SN1 रिएक्शन के बारे में सारी जानकारी लेने वाले बेटा. आगे जाके आप जैसे जैसे ये लेक्चर देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा और इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर. ठीक है, तो आपको SN1 और SN2 रिएक्शंस में जितने भी डाउट आज तक आ रहे थे वो सारे यहाँ पे आज क्रिस्टल क्लियर होने वाले. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें CX बॉन्ड की, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाती हूँ बेटा और फिर हम धीरे धीरे SN1 और SN2 को समझेंगे. ठीक है, तो अभी हम CX बॉन्ड की बात करूँ, है ना, कार्बन और हैलोजन बॉन्ड की. तो यू नो दैट कि जो हमारा कार्बन है उस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा और हैलोजन जो है उस पर पार्शली निगेटिव चार्ज आएगा. यस, और यहाँ पे देखना अभी यहाँ पे कार्बन ने आपके 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं. अगर मैं कहूँ इस कार्बन को और 3 कार्बन ही अटैच है, इस कार्बन को और 3 कार्बन ही अटैच है, तो ये जो कार्बन है वो हो जाएगा बेटा आपका टर्शरी. टर्शरी कार्बन यानी उस कार्बन को और 3 उसके जैसे ही कार्बन अटैच है. यू कैन सी हियर कि आपका जो कार्बन है उसको 3 कार्बन अटैच है, तो ये 3 डिग्री का कार्बन हो जाएगा. तो पहली बात करते हैं हम 3 डिग्री का कार्बन जो है. यस, उसके बाद मैं दूसरा CX बॉन्ड आपको दिखाती हूँ. देखना दूसरा CX बॉन्ड है बेटा, तो यहाँ पे भी पार्शियली निगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा. यस, तो यहाँ पे आपका कार्बन दूसरे एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है और दूसरे जो है वो आपके है हाइड्रोजन. यस, तो अगर इस कार्बन की मैं बात करूं तो ये आपका कार्बन होता है प्राइमरी. क्यों? क्योंकि ये जो है ना वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. तो पहली चीज आ गई टर्शरी यानी 3 डिग्री का कार्बन और सेकेंड वन इज द 1 डिग्री का कार्बन. तो याद रखना बेटा आपका जो भी टर्शरी कार्बन है वो दिखाता है आपका SN1 रिएक्शन. यस, वो आपका क्या दिखाता है बेटा SN1 रिएक्शन. एंड आपका प्राइमरी कार्बन दिखाएगा बेटा SN2 रिएक्शन. तो 2 टाइप्स हम रिएक्शन के देखते हैं. कौन से बेटा? SN1 एंड SN2. तो यहाँ पे आप ये चीज अभी गार्ड बांध लो कि आपका जो टर्शरी कार्बन होता है ना, जो टर्शरी कार्बन है वो SN1 मैकेनिज्म ही शो करेगा, SN1 रिएक्शन ही दिखाएगा और SN2 रिएक्शन आपका प्राइमरी वाला दिखाएगा. यस, तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, अब सिंपली आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डाल दो इसमें, है ना. अगर आपने यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल डाल दिया और आपने इसमें भी क्या कर दिया, न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, तो बेसिकली आप एक चीज याद रखना कि जो टर्शरी कार्बन है उसमें होता क्या है बेटा, अगर आपने न्यूक्लियोफाइल ऐड किया तो आपको पहली स्टेप में आपको क्या मिलता है, आपको इंटरमीडिएट मिलता है. इंटरमीडिएट होता है बेटा आपका कार्बोकैटायन. इंटरमीडिएट क्या होता है आपका कार्बोकैटायन. तो कौन सा इंटरमीडिएट की मिलता है आपको यहाँ पे इसको हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लूँ, है ना, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जो आपका कार्बोकैटायन बनेगा और आपका X क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा. क्या हो जाएगा? X यहाँ से बाहर निकल जाएगा. ओके, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन पहली स्टेप में आपका बनता है, यानी कि आपके SN1 रिएक्शन में आपको क्या मिलता है, इंटरमीडिएट मिलता है जिसका नाम होता है कार्बोकैटायन. अब यहाँ पे क्या करोगे आप, न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे. तो याद रखना यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल 2 साइड से अटैक कर सकता है. एक तो वो फ्रंट से अटैक कर ले और दूसरा चांसेस है कि वो बैक साइड से भी अटैक कर ले. इट मीन्स आपको SN1 रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे. यस, अगर मैं पहला प्रोडक्ट लिखूं तो जिस साइड से आपका X ग्रुप अटैच है उस साइड से भी आपका न्यूक्लियोफाइल आ सकता है. यस, बाकी उसको कार्बन अटैच है ही. और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिल सकता है कि उसके अपोजिट साइड से, यानी कि यहाँ पे तो कार्बन अटैच है
और जहाँ पे X ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से यानी पीछे से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए। तो यहाँ पे 1 और 2 आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे आपके SN1 रिएक्शन में। यस, तो SN1 रिएक्शन में आपको दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर हो रहा है बेटा? ओके, तो देखना अब यहाँ पे जिस साइड से आपका X ग्रुप अटैच था उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रिटेंशन हो रहा है। यस, रिटेंशन हो रहा है। और जिस साइड से आपका एक ग्रुप था उसके अपोजिट साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो, यानी पीछे से उसने अटैक किया है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया है बेटा, इन्वर्जन हो गया है। यस, तो इसको क्या बोलते हैं हम कि इन्वर्जन हो गया और जैसा था वो रिटेंशन हो, मतलब जिस साइड से भी आपका एक्स ग्रुप अटैच था अगर उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल आ गया तो क्या हो जाता है बेटा, उसका मतलब रिटेंशन रहता है ना। मतलब आपको SN1 रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, एक का रिटेंशन और दूसरा इन्वर्जन वाला, मतलब दोनों साइड से अटैक हो सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है। और मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ, पहले में हम चलते हैं इसके पास, है ना। हमारा जो SN2 मैकेनिज्म है जहाँ पे आपका 1 डिग्री का कार्बन है, देखना वहां पे होगा क्या। पहले तो यहाँ पे आपको यूज करना है कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। पहली चीज जो याद रखना, यहाँ पे हम करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज, ठीक है। यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही आपका इंटरमीडिएट मिल रहा है, तो कहीं से भी आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है ना। लेकिन SN1 रिएक्शन में आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करना है बेटा। जैसे कि क्या करना है आपको, अभी आपका यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देखना, आपका कार्बन है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका X ग्रुप टूटने लग जाता है ना, धीरे धीरे वो टूट रहा है और उसी टाइम पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। मुझे बताओ अब न्यूक्लियोफाइल अटैक क्या यही से कर सकता है? नहीं, निगेटिव निगेटिव रिपल्शन हो जाएगा। तो आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ से कहाँ से अटैक करेगा बेटा, पीछे से अटैक करेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये यहाँ पे चीज होगी, यहाँ से अटैक पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो आपको चीज क्या याद रखनी है, यहाँ पे पीछे से अटैक करेगा। इट मीन्स यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होगा, साथ साथ में ही आपका एक्स बॉन्ड टूट रहा होगा। तो और यहाँ पे बाकी अटैच है ना, समझो यहाँ पे कार्बन है और इस साइड में हाइड्रोजन अटैच है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है बेटा ट्रांजिशन स्टेट, एक बीच में की स्टेट आपको देखने को मिलती है ना, ठीक है। 5 बॉन्ड यहाँ पे 1 2 3 4 जैसे कि 5 बॉन्ड आपको यहाँ पे कार्बन के देखने मिलेंगे, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बेटा और ये न्यू बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे ये न्यू बॉन्ड बन रहा है। यस, यहाँ पे ये न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये जो पुराना बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड है, वो टूट रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाद में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, इधर लिखती हूँ मैं, देखना बाद में आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो ये जो कार्बन है, यस, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे जुड़े हुए हैं आपके बाकी बॉन्ड्स। यस, क्लियर है। और आपका क्या हो जाएगा बेटा, X माइनस यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे रिटेंशन हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा बेटा, इन्वर्जन। तो यहाँ पे आपको एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। और एक चीज, अगर हम बात करें कि ये जो कार्बन है, समझो दोनों कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन कायरल है, समझ लो, ठीक है। अगर ये कार्बन कायरल है हमारा तो चारों डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स उसको अटैच होंगे, है ना। अगर डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप अटैच है तो देखना, समझो ये डी है ना, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को पास कर रहा है ना। तो यहाँ पे आपको रिटेंशन का भी प्रोडक्ट मिल रहा है, वर्जन का भी, मतलब यहाँ पे D और L आपको दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और मैंने आपको सिखाया था इनैंशोमर का कॉन्सेप्ट, है ना, जो क्या करे, एक D से यानी क्लॉकवाइज घूमे और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो वो दोनों क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, सॉरी, ओके। तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जैसे कि मैंने हाथ का एग्जाम्पल आपको बताया था, अगर मैं एक हाथ है मेरा, उसके ऊपर दूसरा हाथ रख दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या है, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, तो इसको हम इनैंशोमर कहते हैं। तो याद रखना SN1 रिएक्शन में आपको इनैंशोमर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक बातें डिस्कस की है बेटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या की है, कुछ बेसिक बातें आपके साथ डिस्कस की है। मैंने ओवरऑल लुक बता दिया आपको, व्हाट इज द मीन बाय SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। तो याद रखना SN1 रिएक्शन आपकी कार्बन अगर टर्शरी होगा, यस, तो उस पर क्या होगी,
मतलब होगी उसके साथ, और प्राइमरी पे आपकी SN2 रिएक्शन प्रेफर करेगी, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने बताई है ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी, ठीक है। तो अब हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं सारी चीजें अबाउट दी SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो पहले हम पढ़ते बेटा SN2 वाला मैकेनिज्म, चलो हम करते हैं स्टार्ट। ओके, द रिएक्शन बिटवीन मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड। अभी आपका मिथाइल ब्रोमाइड है यानी एल्काइल हैलाइड है आपका, है ना, आयन टू गिव द मिथेनॉल, हमें पता है। अब आपका OH माइनस क्या है, आपका न्यूक्लियोफाइल है, यस। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा बेटा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और आपका लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपका ये जुड़ जाएगा और Br माइनस बाहर निकल जाएगा, यस। The rate of this reaction depends on the concentration of two reacting species, namely methyl bromide and hydroxide. अभी अगर हम बात करें रिएक्शन के रेट के बारे में कि रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, है ना, तो वो बेटा दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। आपका जो भी रिएक्टेंट है ना, आपका न्यूक्लियोफाइल है, इन दोनों बातों पे वो डिपेंड करता है। तो अगर हम रेट की बात करें तो हम इस तरीके से उसे दिखाते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आप यहाँ पे शो कर रहे हो, यस। Rate of chemical reaction is influenced by the chemical species taking part in the slowest step of its mechanism. अब ये जो स्टेप हो रही होती है ना बेटा, अभी जो ट्रांजिशन स्टेट आपकी बन रही है SN2 मैकेनिज्म में, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये होती है बेटा स्लो स्टेप, याद रखना, ठीक है। उसके बाद इन द अबो रिएक्शन ओनली टू रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट एंड बोथ आर फाउंड इन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द रिएक्शन। दिस मीन्स दैट द रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन विच कैन आल्सो कॉल एज द स्लो स्टेप। तो ये जो रिएक्शन है आपकी SN2 रिएक्शन, इसको ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन आप कहते हो इसको, जो स्लो स्टेप, मतलब इसको आप क्या कहोगे बेटा, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो भी ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या है बेटा, एक स्लो स्टेप है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखना, दिस फर्दर इंप्लाइज दैट द टू चेंजेस नेमली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग, मतलब कि यहाँ पे आपकी जो भी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा है बेटा, और एक बॉन्ड क्या हो रहा है, एक जो नया बॉन्ड है वो बन रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, बन रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यस, साइमल्टेनियसली। और ये क्या हो रहा है बेटा, एक साथ ही हो रहा है। दिस SN2 मैकेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड एज, SN2 मैकेनिज्म इस तरीके से दिखाते हैं बेटा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जैसे कि आपका यहाँ पे CH3 और Br है, तो देखना OH माइनस यहाँ पे पीछे से अटैक करेगा। तो आप सोचोगे कि मैम आपका जो OH माइनस है वो इधर से क्यों नहीं अटैक कर सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी क्या है, आपका एक लिविंग ग्रुप है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये यहाँ से जाएगा तो ये बोलेगा उसको धक्का मार के बाहर नहीं निकाल देगा, तो इसलिए आपका OH माइनस क्या करता है बेटा, पीछे से अटैक करता है। तो ये चीज आपको SN2 रिएक्शन में याद रखनी है, समझ में आ रहा है, ओके। तो अब होता क्या है, साइमल्टेनियसली Br का कार्बन के साथ जो बॉन्ड होता है, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली निगेटिव, यस। तो इसने अटैक कर दिया निगेटिव वाले ने, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा है, यानी ब्रेक हो रहा है, और एक नया बॉन्ड बन रहा है, किसके बीच में, OH और कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है बेटा। देखना हाफ हाफ आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि बेटा आधा जो बन रहा है, ये मतलब ये 50% बन रहा है और ये टूट रहा है ना, दोनों चीजें यहाँ पे हो रही है, इस वजह से ये एक ट्रांजिशन बीच में की स्टेट बनती हुई आपको दिख रही है ना। और फाइनली आपका Br माइनस बाहर निकल जाएगा और आपका OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, इन्वर्जन हुआ है, तो ये भी आपको याद रखनी है चीजें, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अबाउट दी SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैंने डिटेल में आपको सारी चीजें समझाई है ना, इसी स्लाइड में मैंने आपको समझाया है बेसिक से, तो एक बार जरूर ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट अभी कुछ SN2 रिएक्शंस के बारे में हमें चीजें डिस्कस करनी है। पहला है कि आपकी जो SN2 रिएक्शन है दैट वाज द सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, है ना, इसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट मिलता है बेटा, कोई इंटरमीडिएट वगैरह आपको वहां पे देखने को नहीं मिलता है। जहां पे आपको देखने को मिलता है साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग, है, मतलब कि साइमल्टेनियसली आपका एक बॉन्ड एक्स के साथ जो कार्बन का बॉन्ड जुड़ा हुआ है वो टूट रहा है, और एक्स मतलब कि न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड क्या हो रहा है, कार्बन के साथ बनता हुआ आपको नजर आता है, यस। उसके बाद सेकंड बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना।
फ्रंट से अटैक नहीं करता, वो बैक साइड से ही अटैक करता है. द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द साइड अपोजिट टू दैट ऑफ द लिविंग ग्रुप. दिस इज टू अवॉइड स्टेरिक रिपल्शन. होता क्यों है स्टेरिक रिपल्शन? अवॉइड करने के लिए. रिपल्शन ड्यू टू द बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द लिविंग ग्रुप. तो दोनों के बीच में जो भी मतलब कि स्टेरिक रिपल्शन हो रहा था उसको कम करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए क्या करता है आपका न्यूक्लियोफाइल? पीछे से अटैक करता है. तो पहली चीज आपको क्या याद रखनी है? SN2 का जो भी फीचर है वो पहला क्या है बेटा कि वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म फॉलो करता है. उसके बाद बैक साइड से अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का. उसके बाद थर्ड इसमें ट्रांजिशन स्टेट आपको बनती हुई नजर आती है. लिविंग ग्रुप्स आर बॉन्डेड टू द कार्बन partial bonds and carry partial negative charge, thus the total negative charge is diffused. उसके बाद the transition contains penta कोऑर्डिनेट कार्बन. यस, पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन. आपको जिस तरीके से ये कार्बन है ना, समझो यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो भी समझो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बन रहा है और आपका एक्स ग्रुप जा रहा है. तो यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए बेटा? 5. तो इसको बोला जाता है पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन हैविंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स इन दी वन प्लेन मेकिंग बॉन्ड एंगल 120 का बॉन्ड एंगल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा विथ ईच अदर एंड 2 पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड्स अलोंग विथ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. तो ये कुछ SN2 मैकेनिज्म के बारे में फीचर्स आपको बताए गए, ये आपको क्लियर होंगे बेटा. तो हम चलते हैं आगे. ओके, नेक्स्ट है व्हेन SN2 रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट एट द कायरल कार्बन. जैसे कि मैंने बताया अगर ये जो कार्बन है वो कायरल हुआ है ना, कायरल यानी क्या, जो भी ग्रुप उससे अटैच है वो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए है ना वहां पे. तो इन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस द प्रोडक्ट इज फाउंड टू हैव द अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन. एक मैंने कहा कि जैसे एक का D होगा दूसरे का L होगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा दूसरा लियो रोटेटरी होगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. तो इस तरीके से आपको इस चीजों का ध्यान रखना है. SN2 रिएक्शन इज फॉर्म प्रोसीड विद द इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन. यस, इन्वर्जन होता है यहाँ पे, ये चीज याद रखना. दिस इज लाइक फ्लिपिंग ऑफ एन अम्ब्रेला. और ये क्या करता है बेटा? अम्ब्रेला की तरह आपको दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? वाल्डन इन्वर्जन भी बोला जाता है. और इसी इन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं. The inversion in configuration is results of the backside attack of the nucleophile. तो ये जो आपको मैंने फीचर्स बताया आपके SN2 रिएक्शन के बारे में, ये MHT, CT और बोर्ड्स की एग्जाम में डिटेल में इसके फीचर्स वगैरह पूछे जा सकते हैं आपको बोर्ड्स में, ठीक है. तो आप जरूर से जरूर ये सारे फीचर्स पढ़ के जाना और जो भी मैंने आपको मैकेनिज्म यहाँ पे बताई है वो एक बार जरूर से जरूर बेटा देख के जाना, ठीक है. तो अब हम चलते हैं आगे. यस, अब हमने SN2 का जो भी मैकेनिज्म था उसके फीचर थे वो सब देख लिया है. अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा. SN2 का हमने देख लिया. अब हम देखते हैं SN1 वाला, जिसमें आपको पता है क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है कि नहीं. अब SN1 मैकेनिज्म शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आप लेक्चर देख रहे हो, मैं नहीं कह रही कि आप मेरा ही लेक्चर देखो, ओके. तो आप किसी भी टीचर का लेक्चर देख रहे हो, आप कुछ भी देख रहे हो, तो उस टाइम आपकी स्टेट बोर्ड की बुक, स्पेशली जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो उस टाइम आपकी स्टेट बोर्ड की जो भी बुक है वो सामने रखो. ऑब्जर्व करो कि बुक में क्या दिया गया है, मैम क्या सिखा रही है, लाइन बाय लाइन जो भी इंपॉर्टेंट आपको चीज लग रही है उसे फटाक से नोट कर लो. तो ये बेटा जो आदत आप अभी से लगाते हो वो आप में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लेके आता है, ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द SN1 मैकेनिज्म. द रिएक्शन बिटवीन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जैसे कि टर्शरी पे ही होती है, मैंने आपको ये चीज बता दी है. अब इस कार्बन को 3 कार्बन अटैच है यानी कि ये टर्शरी है, ओके. And the hydroxide ion to give tertiary butyl alcohol follows the first order kinetics. That is the rate of this reaction depends on the concentration of only one species which is the substrate molecule. और यहाँ पे सिर्फ आपका जो भी रेट होगा वो इसी पे डिपेंड करेगा. वहां पे वो दोनों रिएक्टेंट्स आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा था आपका जो भी रेट है SN2 में, लेकिन यहाँ पे आपका जो SN1 का रेट है वो सिर्फ डिपेंड करेगा आपके अल्काइल हैलाइड पे. यस, which is substrate molecule tertiary butyl bromide, hence we call as the substitution nucleophilic unimolecular. इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है. ये चीज जरूर से जरूर याद रखना.
It can be seen in this reaction that concentration of only one substrate appears in the rate equation. Concentration of the nucleophile does not influence the reaction rate. In other words, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्साइड बाय टू स्टेप मैकेनिज्म. जैसे कि आपका SN2 का जो भी मैकेनिज्म होता है वो वन स्टेप में होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. लेकिन SN1 में क्या होता है बेटा, आपकी जिसको आप क्या बोलते हो वो वन स्टेप का है, तो ये टू स्टेप का मैकेनिज्म है जिसमें आपका इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम है कार्बोकेटायन. In the slow step, CX bond is substrate undergoes hydrolysis, and in the subsequent fast step of the nucleophile uses its electron pair to form a new bond with the carbon undergo changes. This SN1 mechanism is represented just like अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है बेटा. अब यहाँ पे आपका Br जा रहा है तो ये स्लो स्टेप है ना. तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बनता है बेटा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है. आपका Br यहाँ पे निकल जाता है बाहर, है ना. फर्स्ट स्टेप में आपका Br बाहर निकल गया, तो याद रखना दोनों साइड से यहाँ पे अटैक पॉसिबल है, पीछे से भी और सामने से भी. इसलिए हम यहाँ पे रिटेंशन का भी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है और इन्वर्जन का भी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है. ये मैंने पीछे वाली स्लाइड में आपको डिटेल में समझाया, दो टाइप के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पे हम जिस तरीके से दिया गया है उस टाइप से ही देख लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपका OH अटैच हो जाएगा. बस आपको याद रखना है कि इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. फिर सेकंड स्टेप में आपका ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, OH माइनस बैक से भी अटैक कर सकता है. तो दो टाइप के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक इन्वर्जन टाइप का और एक रिटेंशन रहता है. और इसीलिए SN1 रिएक्शन में आपको इनैंशोमर्स मिलते हैं. अगर आपको कायरल कार्बन यानी कि चारों डिफरेंट ग्रुप दिए गए उस टाइम में पूछा जाए तो आप ये चीज वहां पे आपको पूछी जा सकती है. ठीक है, तो आप ये चीज जरूर से जरूर याद रखना. देन फीचर्स क्या है आपके SN1 रिएक्शन के बेटा, पहला है ये टू स्टेप का मैकेनिज्म है. SN2 जो था वो एक ही स्टेप का मैकेनिज्म था जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी. SN1 वाला टू स्टेप का मैकेनिज्म है जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है आपका. इसमें होता है हेट्रोलाइसिस ऑफ CX बॉन्ड इन द स्लो एंड रिवर्सिबल फर्स्ट स्टेप. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्टेप है वो क्या है बेटा, रिवर्सिबल है. यस, फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्लेनार कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, जहाँ पे आपको क्या मिलता है, आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलता है. अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इन द फास्ट सेकंड स्टेप फ्रॉम द प्रोडक्ट व्हेन SN1 रिएक्शन इज कैरिड आउट एट द कायरल. अब अगर SN1 जो रिएक्शन है वो कायरल कार्बन पे हो रही होंगी, देन द ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट आपका बनेगा. द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नियरली रेसिमिक. आपको एक रेसिमिक मिक्सचर बनेगा जिस प्रोसेस को आप रेसिमाइजेशन भी कहते हो. यस, this indicates that the SN1 reaction proceeds mainly with the racemization. This means both the enantiomers of the products are formed in almost equal amount, और दोनों प्रोडक्ट आपके इक्वल अमाउंट में ही बनेंगे. अगर आपको पूछा जाए कायरल कार्बन के बारे में तभी आप ये चीज याद रखना. ओके बेटा, अल्दो आपको तो किस तरीके से करना है ये पता है. Then racemization in the SN1 reaction is the results of the formation of planar carbocation intermediate. Nucleophile can attack planar carbocation from either side, which results in the formation of both enantiomers of the product. तो ये चीज मैंने डिटेल में अभी अभी डिस्कस की है, एक बार आप फिर से देख लेना अगर आपको कोई भी डाउट है तो. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म, उसके फीचर्स, ये सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर लिया है बेटा. जस्ट 1 मिनट गाइस. ओके, तो इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है. अब हमारी SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक बार उसके बारे में फटाक से देख लेते हैं बेटा. चलो ओके, अब पहला है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. पहला क्या है बेटा, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. ठीक है, अब SN2 का देखते हैं हम. The transition state of the SN2 mechanism is pentacoordinate, we know that, and thus crowded, और इसी वजह से वो crowded होता है ना. As a result, SN2 mechanism is favored by the primary halides and least favored in tertiary halides. It means कि आपका जो भी SN2 रिएक्शन होगा वो प्राइमरी हेलाइड्स पे क्या होगा, जल्दी, मतलब वहां पे फास्ट रिएक्ट, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा वहां पे फास्ट, और टर्शरी पे नहीं. ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि क्राउडेड आपको वहां पे क्या देखने को मिलता है, पेंटा कोऑर्डिनेट एक आपको देखने को मिलता है स्ट्रक्चर, इस वजह से वो
सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। देन SN1 में ऐसा नहीं है बेटा, SN1 अ प्लेनार कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट वहाँ पे फॉर्म होता है। इट हैज नो स्टेरिक क्राउडिंग, वहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होती है, बल्कि अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, कैन बी इजीली एकोमोडेटेड इन दी प्लेनार कार्बोकेटाइन, और आपका कार्बोकेटाइन है वो प्लेनार होता है वहाँ पे, है ना। SN1 मैकेनिज्म इज मोस्ट फेवर्ड इन टर्शरी हैलाइड, और आपका SN1 क्या होता है बेटा, टर्शरी में क्या होता है, ज्यादा फेवर्ड होता है। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है एज कम्पेयर टू प्राइमरी हैलाइड। ओके, तो स्टेरिक क्राउडिंग को क्या करता है, वो रिलीव करता है वहां पे। सेकेंडरी द कार्बोकेटायन, अब कार्बोकेटायन की बात करें तो कार्बोकेटायन आपका इंटरमीडिएट है, जो दो इफेक्ट से स्टेबल होता है ना, स्टेबलाइज होता है। तो पहला आपका प्लस है इफेक्ट, प्लस है इंडक्टिव इफेक्ट आपका। उसके बाद सेकंड है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। अगर हम बात करें बेटा टर्शरी कार्बोकेटायन की, तो अगर हम बात करें ये जो है ना कार्बन, इसका ये जस्ट इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें भी क्या करता है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन पे भी वो डिपेंड करता है ना, अल्फा हाइड्रोजन कितने अटैच है। तो इस पे टर्शरी में अल्फा हाइड्रोजन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। As a result, SN1 mechanism is most favored in tertiary halide and least favored in the primary halide. This can be represented diagrammatically as shown below. तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि आपका जो भी SN1 का रेट है वो SN1 का रेट टर्शरी का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन इस तरीके से, उसके बाद SN2 का सबसे ज्यादा प्राइमरी में होगा। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ओके, tertiary halides undergo nucleophilic substitution by SN1 mechanism, while primary halide follows SN2 mechanism. Secondary halides reacts by either of the mechanism or by mixed mechanism depending upon the exact condition. तो यहाँ पे जो चीजें आपको याद रखनी थी वो मैंने बता दी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं जिससे कि क्राउडिंग एंड डिस्टेबलाइजेशन इंक्रीजेस। अब इस तरीके से होगा ना, ये पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका SN2 में बनता है। अब ये ऊपर आपको SN2 का बताया गया है और यहाँ पे आपको SN1 का बताया गया है। यस, तो यहाँ पे देखना प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, यही आपको बताया जा रहा है। और यहाँ पे क्या, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये वाली रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल का जो भी अटैच है वो पॉसिबल नहीं होता है, वो डिस्टेबलाइजेशन आता है। और यहाँ पे स्टेरिक रिलीफ मिलता है उसको, स्टेबलाइजेशन प्लस आई से भी, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यानी अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं आपके, है ना। अब ये कार्बोकेटायन है आपका, इसके कार्बोकेटायन के इस साइड वाले ये सारे अल्फा कार्बन होंगे, और जो भी अल्फा कार्बन, अब देखना ये कार्बोकेटायन है आपका, इससे जुड़े हुए आपके अल्फा कार्बन है, और जो अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपके क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यस, इसमें तो 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। यस, इस कार्बन से अटैच होंगे ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो ये चीज याद रखना। अब इसलिए टर्शरी वाला क्या होता है बेटा, ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे यही चीज आपको बताई गई है, तो इस डायग्राम को एक बार अच्छे से समझ लेना। ओके, क्लियर हो रहा है यहाँ पे चीजें आपको। तो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट, रिएजेंट के बारे में। A nucleophile is a species that uses its electron pair to form the bond with carbon. अब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा, न्यू बॉन्ड बनाता है और आपके हैलोजन ग्रुप को निकाल देता है। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ एनी स्पेसीज इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी which can correlated to its strength as a Lewis base. A more powerful nucleophile attacks the substrates faster and favors SN2 mechanism. अब मुझे बताओ SN2 रिएक्शन में हो क्या रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरा जा रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल को आपको उस टाइम पे, अभी जब भी आपका SN1 रिएक्शन हो रहा है तो उस टाइम पे इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या है कि आपका न्यूक्लियोफाइल, आपका जो भी एक्स ग्रुप है हाइड्रोजन, वो पहले से ही निकल जा रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक करके मतलब अटैच हो सकता है। लेकिन SN2 में होता क्या है बेटा, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो पावरफुल होना चाहिए, है ना, उसका जो रेट है उस मतलब रिएक्शन का उसमें डिपेंड करता है। यही आपको बता रहे कि
SN2 mechanism, the rate of SN1 mechanism is independent of the nature of न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, फिर भी वो रिएक्शन होगी, लेकिन SN2 पे वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल SN2 में आप यूज कर रहे हो, वो SN2 में जो भी न्यूक्लियोफाइल आप यूज कर रहे हो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए. Nucleophile does not react in slow step SN1. It waits till the carbocation intermediate is formed and reacts fast with it. Next है आपकी solvent polarity. SN1 mechanism proceeds by formation of carbocation intermediate. A good ionizing solvent, polar solvent, stabilizes the ions by solvation process. तो पोलर सॉल्वेंट्स हम इसमें यूज करते हैं. तो ये कुछ आपको न्यूक्लियो रिएजेंट के बारे में चीजें बताई गई है, वो आपको याद रखनी है. Carbocation is relatively poor and solvation of an anion is particularly important. Anions are solvated by hydrogen bonding solvents, that is protic solvents. तो आपको SN1 में polar protic solvents यूज करने बेटा. Thus SN1 reaction proceeds more rapidly in polar protic solvents than the aprotic solvents. लेकिन polar protic solvents usually decreases the SN2 reaction. तो आप क्या करोगे, SN2 में polar aprotic solvent यूज करोगे. इन द डिटरमाइनिंग स्टेप द SN2 mechanism substrate as well as the nucleophile is involved. A polar solvent stabilizes nucleophile, one of the reactant by solvation. The solvent deactivates the nucleophile by stabilizing it. Hence aprotic solvents are useful in the SN2 mechanism. तो बेसिकली SN1 के लिए आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का यूज करते हो बेटा, और SN2 में आप पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हो. तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके साथ जो डिस्कस की वो बेटा याद रखना. ओके, क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पे. तो यहाँ पे आपका SN2 और SN1 के बारे में जो भी चीजें हमें पढ़नी थी वो यहाँ पे हमने देख ली है. उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, देखना. A negatively charged nucleophile is more powerful than conjugate acid. एक निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल आपके बेटर होता है बेटा, बेटर देन न्यूक्लियोफाइल देन जो आपको कॉन्जुगेट एसिड दिया गया है उसके. ठीक है, निगेटिवली चार्ज वाला ज्यादा पावरफुल होता है, ये आपको पता होना चाहिए. When donor atoms are from same period of the periodic table, अगर जो डोनर एटम है वो सेम पीरियड के है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी लेफ्ट टू राइट क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है. तो इसकी वजह से आपका H2O ये लेस पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है देन NH3. समझ में आ रही है ये चीज आपको. लेफ्ट टू राइट क्या करती है, आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है. तो पहले आपका नाइट्रोजन आता है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की. तो NH3 क्या होगा आपका, मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होगा. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो लेफ्ट टू राइट क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है. When donor atoms are from same group, अगर जो डोनर एटम है वो सेम ग्रुप के है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करती है बेटा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है. इसलिए I- इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Cl-. अब क्या है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है. ठीक है, तो Cl- के कंपैरिजन में और I- के कंपैरिजन टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कर रही है बेटा, आपकी इंक्रीज कर रही है. तो I- इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Cl-. तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है. पहला पॉइंट कि जो भी निगेटिवली चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल होता है वो मोर पावरफुल होता है किसी भी कॉन्जुगेट एसिड से. देन सेकंड वन इज दी लेफ्ट टू राइट. यस, पीरियोडिक टेबल में अगर हाँ सेम पीरियड में आपको अगर एलिमेंट मिल रहा है तो जो लेफ्ट टू राइट है वो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है. तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस पे MHT CET में ऐसे इस पे बेस क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर MHT CET. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे याद रखना. उसके बाद यहाँ पे आपका SN1 और SN2 रिएक्शन का जो भी पॉइंट हमें पढ़ना था वो यहाँ पे हम करते हैं खत्म. ओके, क्लियर हो रहा है. अब नेक्स्ट हमें देखनी है एलिमिनेशन रिएक्शन और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, जिसको आप
कहते हो। तो इलिमिनेशन से आपको पता चल रहा है कि बेटा यहाँ पे इलिमिनेट होगा। यस, क्या क्या इलिमिनेट होगा? डीहाइड्रो यानी हाइड्रोजन और हेलोजन, मतलब दोनों निकलेंगे और दोनों निकलने के बाद दो बॉन्ड चले जाएंगे, है कि नहीं? मतलब दो एलिमेंट जाने के बाद फिर वो क्या बनेगा? न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अब मेन चीज आपको जो यहाँ पे समझनी है वो क्या है बेटा? मेन चीज आपको जो समझनी है वो यहाँ पे क्या है? आपका बीटा हाइड्रोजन। यस, ठीक है, ध्यान से समझ लेना एक बार। जस्ट 1 मिनट गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, ठीक है? वेट जस्ट मिनट। ओके, तो चलो, When alkyl halide having at least one beta hydrogen, आपका जो alkyl halide है वहां पे एक बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, is boiled with alcoholic solution of potassium hydroxide, यानी आपको यहाँ पे यूज करना है बेस। ओके, तो ये चीज याद रखना। इट अंडरगोज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हेलोजन ऑफ द अल्फा कार्बन रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कीन। अब जो भी आपका हेलोजन अटैच है, जिस भी कार्बन को हेलोजन अटैच होता है वो होता है आपका अल्फा कार्बन, और उसके जस्ट साइड वाला जो कार्बन होता है वो होता है बीटा कार्बन बेटा। तो ये चीज याद रखना। ओके, remember the carbon bearing halogen is commonly called as the alpha carbon. Yes, we know that any carbon attached to the alpha carbon is the beta carbon and hydrogen attached to the beta carbon are beta hydrogen, और उस आकार बीटा कार्बन को जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा वो बीटा हाइड्रोजन होगा। ये चीज आप याद रखना। ओके, यानी कि यहाँ पे आपको सिंपली यही चीज बताई गई है। आपका कार्बन है, इस कार्बन को हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन को हाइड्रोजन अटैच है ना, फर्दर यहाँ पे ग्रुप बनाए अटैच है ना, उसको कुछ समझ लो। तो अब देखना, ये आपका हेलोजन है। यस, ये आपका क्या है? हेलोजन है। अब इस हेलोजन से जो कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन, यस और नो, और इस अल्फा कार्बन से जो उसके साइड जस्ट साइड वाला कार्बन है वो बीटा कार्बन, और इस बीटा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन लगा हुआ है वो बीटा हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन नहीं। ओके, बीटा हाइड्रोजन। ओके, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द बीटा एलिमिनेशन, मतलब बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाता है, इसलिए आपको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हो। रिएक्शन एज द इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन एंड बीटा हाइड्रोजन, दोनों का एलिमिनेशन होता है बेटा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आपका एल्काइल हैलाइड है, और अल्कोहलिक बेस के प्रेजेंट में आपने हीट दी तो आपको एल्कीन मिलता है। यस, आपका बेस जो है वो हाइड्रोजन लेके चला जाता है और X माइनस बाहर निकल जाता है। एज हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज रिमूव इन दिस रिएक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन भी और हैलोजन भी दोनों रिमूव होते हैं बेटा, इसलिए इसको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, मतलब हाइड्रोजन भी और हैलोजन भी जिसमें निकल जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है? इफ देर आर टू मोर नॉन इक्विवेलेंट बीटा हाइड्रोजन, लेकिन बीटा हाइड्रोजन है बेटा, लेकिन दो बीटा हाइड्रोजन है, तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे और कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम यहाँ पे एक रूल देखने वाले बेटा, सेडजिफ रूल। यस, तो क्या कहते हैं आपका सेडजिफ रूल देखना। देन दिस रिएक्शन ऑफ द मिक्सचर बनेगा 2 ब्रोमोब्यूटेन अगर आपने लिया और आपने ऐड कर दिया उसमें एल्कोहलिक KOH बेस ऐड कर दिया आपने यहाँ पे, तो रिएक्शन क्या होगी देखना। अब ये है आपका हैलोजन, इस हैलोजन को जो भी कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के इस साइड में भी कार्बन है और इस साइड में भी कार्बन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, अल्फा कार्बन के साइड में दोनों बीटा कार्बन हो जाएंगे, और बीटा कार्बन को जो भी हाइड्रोजन अटैच होंगे दैट वाज द बीटा हाइड्रोजन, तो दोनों का एलिमिनेशन होगा, है ना, दोनों हाइड्रोजन निकल सकते हैं। यस, तो हम दोनों तरीके से अगर निकाल के देखें तो देखना बेटा, यहाँ पे अगर हम B2 वाला हाइड्रोजन निकाले, यस B2 वाला हाइड्रोजन निकाले हम, है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर इधर का हाइड्रोजन एक चला जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। यस, और बाकी आपका सेम है, और इधर देखना, इधर डबल बॉन्ड बनेगा और आपका हेलोजन बाहर निकल जाएगा। यस, आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो इसको, किस तरीके से देखना, CH3 CH2, उसके बाद है आपका CH, उसके बाद है आपका CH, इधर है आपका Br, देन इधर है आपका CH3।
तो हम क्या करें बेटा, ये बीटा 2 वाला हाइड्रोजन है ना, ये बीटा बीटा कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ बीटा हाइड्रोजन है। तो देखना अगर क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है ना, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है और ये ब्रोमीन बाहर निकल जाता है। यस, तो ये हाइड्रोजन निकल जाता है यहाँ पे, अगर ये हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। यस, 2 वाला गया। तो अगर आपका बीटा 1 वाला हाइड्रोजन गया, यस बीटा 1 वाला, यानी ये वाला हाइड्रोजन, ये मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर ये बीटा 1 वाला हाइड्रोजन गया, यस ये वाला हाइड्रोजन गया, तो इधर डबल बॉन्ड बनेगा और फिर आपका ये Br बाहर निकल जाएगा, तो इधर भी डबल बॉन्ड बन सकता है। इट मीन्स एक ब्यूट 2 इन बन सकता है और एक ब्यूटीन बन सकता है ना, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, जिस भी एल्कीन को ज्यादा कार्बन अटैच होंगे, यस ज्यादा कार्बन अटैच होंगे, दैट वाज द मेजर प्रोडक्ट। तो अब हम आप दोनों में देखना, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे आपका एल्कीन है। इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है बेटा, एक कार्बन जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के साथ भी एक कार्बन और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यस, अब इस कार्बन की बात करें हम, तो इसमें दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और अगर इस कार्बन की हम बात करें तो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखना, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये वाला एक हाइड्रोजन एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें तो दोनों भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यस, इस वाले कार्बन की बात करें तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन की बात करें तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन, मतलब कार्बन कहाँ पे ज्यादा है बेटा, यहाँ पे। तो ब्यूट 2 इन वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब ये कैसे मैम, आपने ये कैसे बताया, ये मैंने बताया अकॉर्डिंग टू दिस सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल कहता क्या है बेटा, कि जिस भी एल्कीन है ना, उसको ज्यादा कार्बन अटैच है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेजर प्रोडक्ट मानेंगे। देखना यही आपको बताया गया है, ध्यान से देखना। The different products of elimination do not form the equal proportion after studying the number of elimination reaction। बहुत सारी elimination study करेगी, तो रशियन हमारे केमिस्ट थे सेटजेफ जिनका नाम है, formulated an empirical rule given below। In a dehydrohalogenation reaction, the preferred product is the alkene which has ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जिसके पास ज्यादा नंबर में एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, वो क्या होगा बेटा, आपका मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा, डबली बॉन्डेड कार्बोनेट। Therefore, in the above reaction, but2ene is the preferred product and is formed as the major product। इसलिए मैंने कहा कि ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये यहाँ पे मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच है। ओके, therefore, okay, the turn out the more highly substituted alkene are also more stable alkene। Setzeff elimination is preferred formation of the more highly stabilized alkene during the elimination reaction। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब जहाँ पे R ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप 2 अटैच है, तो ये मोर, तो इसमें एक अटैच है, तो ये उसके बाद इस तरीके से, मतलब कि एल्काइल ग्रुप जिस भी एल्कीन को ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज दी सेटजेफ रूल। तो यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन में, मतलब बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन आप जिसको कह सकते हो, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी आप कह सकते हो, या सिंपली इलिमिनेशन रिएक्शन कह दो। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया बेटा वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इलिमिनेशन रिएक्शन भी हमने सीख लिया है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, मैकेनिज्म ऑफ द SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, उसके बाद उसके फीचर्स, है ना, फिर उसके बाद कौन से फैक्टर्स उन रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं बेटा, वो सारी हमने डिटेल में स्टडी किए। देन हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा आपका इलिमिनेशन रिएक्शन बीटा, या फिर आप कह सकते हो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने कवर की है बेटा। यहाँ पे आपका जो हैलोजन डेरिवेटिव्स है उसका 4th नंबर का लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। और एक या फिर हार्डली 2 लेक्चर में, है ना, विथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे हम, है ना, प्रीवियस ईयर जो भी आए थे हैलोजन डेरिवेटिव्स पे वो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स टॉपिक का 4th लेक्चर खत्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे बेटा। तो इसी तरीके से अगर आपको और भी टॉपिक के कुछ लेक्चर्स चाहिए, आपको और भी टॉपिक पढ़ना है ना, कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लाना है।
कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे लेक्चर लाने हैं। तो यहाँ पे हमारा 4th लेक्चर खत्म होता है बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बाय बाय।